Hello everyone, welcome to Sri Vishwanath Group of Institution. I am Dr. Sahavlal Yadav, Department of Botany. Students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द डिफ्यूजन प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। मैं एक बार थोड़ा सा डिफिनीशन रिवाइज करना चाहूँगा ताकि आगे का जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो वो इसी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको रिवाइज हो जाएगा। डिफ्यूज़न आपको बताया गया है कि द मूवमेंट ऑफ द फ्री मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। एंड डिफ्यूज़न प्रेशर की बात की जाए तो चूँकि जब डिफ्यूज़न किसी भी मॉलिक्यूल्स का होता है मीडियम में, तो मीडियम में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, तो कोलाइडिंग का रिज़ल्ट होता है मूवमेंट के दौरान जब कोलाइडिंग होती है तो उसका रिज़ल्ट होता है कि दैट एक्सर्ट ए प्रेशर, उनके द्वारा उस मीडियम में प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम डिफ्यूज़न प्रेशर कहते हैं। और आपको बताया गया कि डिफ्यूज़न प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड आल्सो कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। एंड थर्ड वन इज़ द डीपीडी आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, दैट इज़ द डीपीडी इज रिलेटेड टू द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें आपको बताया गया कि सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन फॉर्म दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। ठीक है, और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के कारण यानी किसी भी सॉल्यूशन में डिफ्यूजन प्रेशर में अगर कमी होती है तो उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डेवलप होती है, तो इस कारण उसको डीपीडी को एक नाम और दिया जाता है, दैट इज सक्शन प्रेशर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो इसमें टॉपिक है वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूज़न के रेट को प्रभावित करने का काम करते हैं जिसके कारण रेट ऑफ द डिफ्यूज़न में बी हाई और लो, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर का देखा जाए तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होगा रेट ऑफ डिफ्यूज़न के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर को घटाते हैं तो टेम्परेचर घटने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या होता है, घटता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे अगर हम जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट का रिजल्ट हो रहा है कि डिफ्यूज़न, ठीक, ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लास्ट क्लास में भी आपको बताया गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ने के कारण ये तेज़ी से, या आप कह सकते हैं एक तरह से उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है और वो वेलोसिटी को बढ़ाता है, जिसके कारण ये तेज़ी से क्या करते हैं, हायर से लोअर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में यही है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के क्या होते हैं, वेलोसिटी बढ़ती है, जिसके कारण वो तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं। तो वो यहाँ इस एरिया, जिस एरिया में उनका कंसंट्रेशन, यानी आपको बताया गया है
कि द एरिया या रीजन कंटेनिंग हायर कंसंट्रेशन, उस एरिया से वो किधर जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, लेकिन जो जाने का कंडीशन, मूव करने का कंडीशन हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा। क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेलोसिटी पार्टिकल्स की बढ़ रही है और वेलोसिटी बढ़ने के कारण वो तेज़ी से मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर हम कम करते हैं तो वेलोसिटी कम होगी और उनका मूवमेंट स्लो हो जाएगा। यानी तेज चलना और धीमा चलना, दो कंडीशन है। तेज चलने का रीज़न क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर कम कर रहे हैं तो वही चीज़ें क्या हो जा रही हैं, कम हो जा रही हैं, इसलिए मूवमेंट स्लो हो जा रहा है। ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो होगा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। जो सेकेंड फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम। कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम, यहाँ पर हम दो कंडीशन ले लें। अगर एक ऐसा कंडीशन है कि दैट ये रीजन जहाँ पर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, पार्टिकल्स की बात करें, और ये हमारा मीडियम है। ठीक। दूसरा कंडीशन है ये पार्टिकल्स और इसके अलावा ये मीडियम का एरिया है। ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन ये है, दूसरा ये आपका, तो इस ए वाले कंडीशन में अगर हम देखें तो जो मीडियम है वो खाली है, इम्पटी, फ्री। तो यहाँ पर पार्टिकल्स की संख्या ये दैट इज द रीजन कंटेनिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये मीडियम या रीजन जहाँ पर पार्टिकल्स नहीं है, तो ये हायर टू लोअर मूव करेगा। अगर मीडियम का कंसंट्रेशन, एक तरह से कहा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी अगर मीडियम का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मीडियम में पहले से उनके पार्टिकल्स मौजूद हैं, कंसंट्रेट कंडीशन है। अगर मीडियम का कंसंट्रेशन कम होगा तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। वो इसमें दिखाई पड़ेगा क्योंकि यहाँ इनकी संख्या कम है और यहाँ अधिक है, तो जहाँ अधिक है वहाँ से वहाँ दूसरी तरफ वो तेज़ी से मूव करेंगे। जैसे ये पहला कंडीशन है, बात ध्यान रखिए कि अगर मीडियम का कंसंट्रेशन कम है या इम्पटी मीडियम है, तो ऐसे कंडीशन में जो ये आपके पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो तेज़ी से होगा, क्योंकि ये फ्री है और ये बहुत तेज़ी से मूव करेंगे। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि अगर मीडियम का कंसंट्रेशन अधिक है तो ऐसे कंडीशन में जो मूवमेंट है, चूँकि यहाँ पहले से मौजूद है, मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फर्स्ट टाइम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं फर्स्ट टाइम, और उसके पहले उसकी फ्रेगनेंस कमरे में नहीं है, तो जैसे ही अगरबत्ती जलती है उसके पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स फ्री होते हैं, तो उसकी फ्रेगनेंस कमरे में बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका मतलब है कि वो गैसियस पार्टिकल बहुत तेज़ी से मीडियम में मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्पटी एरिया है, कंसंट्रेशन जीरो है। लेकिन एक बार अगरबत्ती के जो फ्रेगनेंस है वो फैल जाने के बाद कुछ समय बाद हम फिर अगरबत्ती को जलाएं तो फ्रेगनेंस जाएगा, यानी उसके गैसियस पार्टिकल मूव करेंगे मीडियम में या रूम में, लेकिन मूवमेंट का जो ये वेलोसिटी होगी वो कंडीशन क्या हो जाएगा, जैसे पार्टिकल्स जो जितनी तेज़ी से फर्स्ट टाइम, यानी जितनी तेज़ी से यहाँ पर ये मूव करके इधर आएंगे उसकी अपेक्षा उनमें यहाँ पर मूवमेंट सेकेंड टाइम में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। मूवमेंट होगा बट वो क्या होगा, स्लो। और आपको पता है कि ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक कि पूरा मीडियम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। ठीक है।
तो ऐसे कंडीशन में ये देखिए कि जब फ्री मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्री मीडियम है, तो फ्री मॉलिक्यूल्स ये जब फ्री होंगे तो ये खाली एरिया है, ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहले से मौजूद है, ये जब फ्री होंगे, फ्री होने के बाद मूव करेंगे, लेकिन ये एरिया कंसंट्रेट है, इनके मॉलिक्यूल्स पहले से हैं, इस कारण यहाँ और यहाँ की अपेक्षा देखा जाए तो यहाँ जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा, यहाँ जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। ठीक है, तो इस आधार पर यही है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम को लेकर चलते हैं, मीडियम के कंसंट्रेशन को, तो वे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और उस कंडीशन में अगर मीडियम का कंसंट्रेशन कम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर मीडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर हम बात मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ द मीडियम की कर रहे हैं, अगर यही चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की बात होती, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, तो उस कंडीशन में पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ाना है, तो वहाँ पर मीडियम न करके हम पार्टिकल्स कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स बढ़ाते, यानी पार्टिकल्स की संख्या को बढ़ाएं, तो उस कंडीशन में मूवमेंट जो होगा वो डिफ्यूजन रेट जो होगा बढ़ जाएगा। तो ये कंडीशन सेकेंड है। थर्ड कंडीशन आता है, या थर्ड फैक्टर्स की बात करें हम, तो थर्ड फैक्टर है द साइज एंड मास ऑफ the size and mass of the diffusing particles. The size and mass of the diffusing particles, यानी जो जिन पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, आप बात कर सकते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, अब इसकी साइज और मास क्या है। ठीक है, अगर साइज छोटी है तो मास भी क्या होगा, कम होगा। अगर साइज बड़ी है तो मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि जो साइज में छोटे होंगे तो मास कम होगा, और उस कंडीशन में उनका जो डिफ्यूज़न मूवमेंट होगा वो तेज होगा। अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो एक तरह से कहा जाए कि जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी साइज और मास कम है, साइज छोटी है और मास कम है, तो उनका जो डिफ्यूज़न रेट है वो ज़्यादा होगा। अगर साइज और मास, यानी साइज ज़्यादा बड़ी है और मास अधिक है, तो उस कंडीशन में उनका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। यानी ये हल्के होंगे तो ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, ज़्यादा दूर तक जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से कंडीशन उनका मूवमेंट का होगा। ये बड़ी साइज है तो वेट भी अधिक होगा, मास भी अधिक होगा। ऐसे कंडीशन में इनके मूवमेंट का कंडीशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो साइज और मास को लेकर हम चलते हैं, तो उस कंडीशन में कि डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जो है या मॉलिक्यूल्स, अगर उनकी साइज और मास, यानी साइज छोटी मास कम है, तो उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। अगर साइज और मास ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होगा वो कम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स। फोर्थ फैक्टर हो जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स यानी जो सॉल्वेंट में घुलेंगे, एज लाइक शुगर जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, तो जिसमें घुलेगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट। जो घुलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट्स। तो सॉल्युबिलिटी पर भी डिफ्यूज़न, रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ जितनी तेज़ी से घुलेगा, कहने का मतलब अगर हम
शुगर ले रहे हैं यहाँ पर और पार्टिकल्स डिज़ाल्व हो रहे हैं, डिज़ाल्व होने का रेट अगर अधिक है यानी वो तेज़ी से घुल रहा है, तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो तेज़ी से फ्री हो रहे हैं और जितने तेज़ी से वो फ्री होंगे उतना ही तेज़ी से उनका मूवमेंट या डिफ्यूज़न होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं, अगर डिफ्यूजिंग ये सॉल्यूट्स हैं, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी अगर दो चीज़ें हैं, सॉल्युबिलिटी कम है तो वो धीरे धीरे उसमें घुलने का कंडीशन होगा और उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे फ्री होंगे तो वो मूवमेंट भी स्लो होगा। अगर वो तेज़ी से घुल गए, ठीक, तेज़ी से घुले तो उनके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से अलग हो रहे हैं और वो तेज़ी से वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर हम जैसे कंपेयर करें सॉल्युबिलिटी को कंडीशन मानकर कि चीनी को पानी में डालते हैं और जो ये छोटे छोटे कंकड़ हैं, रॉक्स हैं, उनको अगर हम डालते हैं, कंकड़ को डालते हैं पानी में, तो चीनी क्या होगा, डिज़ाल्व होगा यानी वो घुल जाएगा, सॉल्युबल कंडीशन है। लेकिन वो छोटे छोटे कंकड़ जो हैं वो घुलते नहीं हैं, वो वैसे पड़े रहेंगे, तो उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो जीरो है। वो सॉल्युबिलिटी जीरो है तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं है, ठीक है, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन जीरो है। लेकिन शुगर वाले सोल्यूशन में चूंकि चीनी घुल जा रहा है और चीनी घुल रहा है तो उसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, वाटर में वो डिफ्यूज़ कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसलिए सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि सॉलिड सॉल्युबल कंडीशन में है या नहीं। अगर सॉल्युबल होगा, घुलेगा, और घुलने में भी उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी तेज़ है, कितने जल्दी वो घुल जा रहा है, उस कंडीशन को लेकर चलें तो उसमें सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा तेज़ी से है, बहुत जल्द वो घुल रहा है, तो उसके मॉलिक्यूल जल्द तेज़ी से फ्री होंगे और वो मूव करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट यानी DPG। तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट अगर हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें, दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं तो इन दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में देखा जाए A और B मान लें, तो यहाँ अगर डिफ्यूजन प्रेशर, इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर देखा जाए, इस सॉल्यूशन का डिफ्यूजन प्रेशर, तो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर। एक तरह से देखा जाए कि डिफ्यूजन प्रेशर में डिफरेंस कितना है, उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं कम और अधिक होना। तो कम और अधिक के होने के कंडीशन में, जैसे अगर दो सॉल्यूशन लिया गया, डिफ्यूजन प्रेशर दोनों का अगर हम देखें और उनमें डिफरेंस कम हो, तो कम होने का कंडीशन, जैसे इसका अगर मान लिया जाए 10 बार्स है और इसका डिफ्यूजन प्रेशर 9 बार्स है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो डिफ्यूजन प्रेशर में बहुत कमी है। डिफ्यूजन प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस है। बहुत कम डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर जो मूवमेंट होगा या डिफ्यूजन रेट होगा वो स्लो होगा, ठीक है, यानी इस तरह से, सॉरी, यहाँ पर ये जो मूवमेंट होगा, या हम कह सकते हैं जहाँ कम डिफ्यूजन प्रेशर है तो वहाँ एक तरह से मॉलिक्यूल्स फ्री ज़्यादा कंडीशन में होंगे, तो जहाँ ये ज़्यादा है उधर की तरफ मूवमेंट। तो जो भी कंडीशन यहाँ पर हम देखें, तो अगर ग्रेडियंट कंडीशन कम है यानी डिफ्यूजन प्रेशर का जो अंतर है वो कम आ रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। लेकिन अगर डिफ्यूजन प्रेशर का जो डिफरेंस है वो अधिक आ जाए, मीन्स अगर हम यहाँ पर ये देखें कि दो सॉल्यूशन है, उसमें एक का डिफ्यूजन प्रेशर 25 बार्स हो और दूसरे का डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा वो 15 बार्स हो, तो ये ज़्यादा डिफरेंस है, नियर अबाउट 10 बार्स जो है डिफ्यूजन प्रेशर क्या है वो कम है यहाँ पर। इस कारण जो डिफ्यूजन
कंडीशन होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी वो तेजी से होगा। जहाँ पर एक का अंतर है दो सॉल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर में, एक का डिफरेंस है, और जहाँ पर दो के बीच में 10 का डिफरेंस है, तो जहाँ पर 10 का डिफरेंस है उस कंडीशन में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, अगर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट अधिक है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस आधार पर, यानी डिफरेंट फैक्टर्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स, या हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में डिफ्यूजन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला जो कंडीशन आता है, डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज की बात करें, जो गैसेस होते हैं, यानी ड्यूरिंग द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, अगर हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, यानी जो है उसमें जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उन सब का जो एटमॉस्फियर से इंटरनल कंडीशन से एक्सचेंजिंग होता है प्लांट टिश्यू से, वो एक्सचेंजेस स्टोमेटा के थ्रू होगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन न करके गैसियस एक्सचेंज थ्रू हम स्टोमेटा करें, थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होगा, और गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में होता है, प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल की बात कर लें, इंटरनल कंडीशन और एटमॉस्फियर, तो इसके बीच में, यानी टिश्यू और एटमॉस्फियर के बीच में ये जो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन कौन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनका जो एक्सचेंजिंग कंडीशन होता है वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है, वो होता है डिफ्यूजन। यानी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस या गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, वो किसके किसके बीच में, वो प्लांट टिश्यू और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो वो स्टोमेटा के थ्रू होगा, थ्रू द डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन यूज ऑफ द ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन यूज़ होता है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन सेल्स के द्वारा यूज़ होगा, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है इनटू द सेल। और दूसरा कंडीशन है, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो सेल से या टिश्यू से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो मूवमेंट हायर टू लोअर हो रहा है थ्रू द स्टोमेटा। उसी का उल्टा फोटोसिंथेसिस में हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चल रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, जिसके कारण आउटर कंडीशन से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो ऑक्सीजन निकलने के कारण सेल्स में टिश्यू में उसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और उसका रिजल्ट होता है कि वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो होंगे वो होते हैं ड्यू टू द थ्रू द स्टोमेटा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न या थ्रू द डिफ्यूज़न।
दूसरा कंडीशन होगा या दूसरे इम्पोर्टेंस की बात करें, दूसरे इम्पोर्टेंस में जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के दौरान, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन, तो ये स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में जो गैसेस का निकलना है या वेपर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं या कैविटी होती है या जो सेल्स के बीच में स्पेस होगा, उस सेल्स के यहाँ पर अगर स्टोमेटा दिखाया जाए तो यहाँ सेल्स के बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस से जो वाटर वेपर बाहर आता है स्टोमेटा के थ्रू ड्यूरिंग द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, तो चूंकि यहाँ पर वाटर वेपर का कंसंट्रेशन इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये आउटसाइड डिफ्यूज़ कर जाता है, यानी हायर टू लोअर। तो उस कंडीशन में सेकेंड है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर वेपर का इंटरस्टिशियल स्पेस से बाहर निकलना, उसमें भी डिफ्यूज़न का रोल होता है। एंड थर्ड की बात करें, थर्ड तो जो मिनरल आयंस, प्लांट्स को जो मिनरल आयंस वगैरह मिलते हैं वो सॉयल से, सॉयल वाटर के द्वारा मिलते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन जो होता है, यानी मिनरल आयंस या मिनरल साल्ट्स के जो आयंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन यहाँ अधिक होता है, और वो अधिक से कम प्लांट में कम होता है, तो वो उनका डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है। चूँकि एब्जॉर्प्शन पैसिव प्रोसेस होता है, तो पैसिव प्रोसेस के कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती है, और सिंपली अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूज़न हायर टू लोअर जो मिनरल साल्ट्स होते हैं उनके आयंस प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उसमें भी डिफ्यूज़न का रोल होता है। एंड लास्ट वन इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं बाय द रूट, और उस रूट के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, उस वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी डिफ्यूज़न के द्वारा परफॉर्म होता है, यानी डिफ्यूज़न हेल्पफुल होता है इन द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है ऑफ द डिफ्यूज़न इन द प्लांट्स। तो दैट इज़ अबाउट द डिफ्यूज़न, यानी फैक्टर्स, इस लेक्चर में फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन प्लांट्स। तो दैट्स अबाउट द टोटली जो है अबाउट द डिफ्यूज़न, यानी डिफ्यूज़न लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपका हो गया डिफ्यूज़न, उसमें आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। इसके बाद इस लेक्चर में आपका है डिफ्यूजन प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड significance of diffusion in plants. That's all about the class. Thank you.